मैं धनंजय जी एक चीज आपसे, एक तो वो जो पार्टी जो आईपीएफटी है इनकी त्रिपुरा में, जिसको अब एक सीट पे रह गई है, जिसकी 7 सीटें थी, मतलब जो आउटगोइंग विधानसभा थी उसमें 7 थी, एक रह गई है। और ये भी एक तरह से डिसाइड करते हैं क्योंकि इनको 5 ही सीट लड़ने के लिए दी थी, 7 सिटिंग थे, उनको दी गई थी 5 ही सीट। और ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी का वो जो गेम प्लान होता है ना कि रीजनल पार्टीज को अपने साथ लाओ और फिर उनके ऊपर चढ़ के आप उनको करीब करीब खत्म कर दो। धनंजय जी आपसे जो जो समझना चाह भी रहे हैं और आपसे एक रिएक्शन भी, कि ये जो शीतल जी कह रहे थे नॉर्थ ईस्ट में, जैसे हम लोगों के पंचायत चुनाव में कम से कम हिंदी भाषी क्षेत्रों में देखा है, पैसे का रोल हो गया, फ्रीबीज ईबीज कुछ नहीं है, अब साफ साफ पैसा दो, कितना पैसा कौन दे। और इसी तरह का लोग कहते हैं कि एक पैसे का अहम रोल नॉर्थ ईस्ट में भी है, और शायद उसमें कांग्रेस मैच ही नहीं कर सकती है जिस तरह के संसाधन बीजेपी के पास है, ना आज कर सकती है ना कल कर पाएगी। तो एक तो थोड़ा इस पे कि जो कैश की बात हो रही है, हम लोग कुछ भी चुनाव सुधार की बात कर लें, जब सीधे सीधे पैसे का लेन देन शुरू हो गया है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज इवेंट हुआ है, उस पर भी एक आपका रिएक्शन चाहेंगे। स्टैलिन जी की बर्थडे थी और उन्होंने उस बर्थडे को अपने यहां आयोजित किया, और वहां ये सब लोग पहुंच गए जो अदरवाइज नहीं पहुंचते थे। वहां अखिलेश यादव जी पहुंचे, सबसे बड़ी बात। और स्टैलिन ने वहां से बिल्कुल ठीक संकेत दिया कि कहीं कोई तीसरे थर्ड फ्रंट की जरूरत नहीं है, सबको एक साथ आना है। और उन्होंने संकेत नहीं, उन्होंने जिसको कहते हैं ना, बिना कोई लाग लपेट के उन्होंने अपनी बात स्पष्ट कर दी। धनंजय जी इस दोनों चीजों पे, विपक्षी एकता और ये जो पैसे का इतना बोलबाला हो रहा है, अब तो कैश दिया जा रहा है सीधे सीधे। जी बीजेपी पैसे का बोलबाला तो पहले भी था, दारू पिलाते थे, बंदूक चलाते थे, कर लेते थे। लेकिन जब से बीजेपी आई है, खास करके मोदी जी का जब से आगमन हुआ है, तब से धन्ना सेठ इनके पीछे खड़े हैं। हम सब जानते हैं, नाम नहीं बोले तो भी। तो रैलियों पे जो खर्च हो रहा है, जो पैसे दिए जा रहे हैं, और जिस तरह से चुनाव आयोग को इन्होंने पूरी तरह से डिफंक्ट कर दिया, डिफंक्ट से भी ज़्यादा जरूरी कहना यह है कि अपने पालतू बना दिया, जैसे चाहे इस्तेमाल किया कि आप कुछ भी करो, चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा। चाहे आप अनर्गल प्रलाप करो या पैसे बांटो, शराब बांटो, कुछ भी करो, धमकाओ, कहीं कुछ नहीं बोल पाते। तो वो जो नॉर्थ ईस्ट एक तो गरीब इलाका, आप सब जानते हैं कि गरीब इलाका है, बहुत डेवलपमेंट वहाँ नहीं है। और वहाँ जो ज़्यादातर लोग जो है वो आदिवासी मूल के हैं, या कहिए कि पुराने जो जो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं, जनजाति के लोग हैं, उनके सामने बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं है। और तो उन सब वजहों से जो पैसे यहाँ से गए हैं, तो उसका असर तो बिल्कुल पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। और पैसे का असर तो मैं देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र में जब असर है, मुंबई में असर करता है पैसा, तो वो तो नॉर्थ ईस्ट में और ज़रूरत है, क्योंकि गरीब लोग वहाँ पे हैं, वहाँ एजुकेशन की बढ़िया व्यवस्था नहीं है, वहाँ सड़कों की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था नहीं है, वहाँ के लोग जो है आमतौर पे खेती पे या जंगल पे आश्रित, तो उनके लिए तो मतलब है। और जैसा कि शीतल भाई साहब ने कहा कि जो है वो, चूंकि गृह मंत्रालय का बहुत हिस्सा पड़ता है, गृह मंत्रालय वहाँ अपने तरीके से चीज़ों को देखती है। और हमारे गृह मंत्री कितने ताकतवर व्यक्ति हैं, ये हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में जब वो घुमा देते हैं पेंच, तो वहाँ क्या विषाद रखते हैं बेचारे लोग। लेकिन एक और बात महत्वपूर्ण है कि वहाँ पे लोकल, जैसा आपने कहा पंचायत चुनावों जैसा, तो बिल्कुल असर है। छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे दल, और अब रामदास अठावले का वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ क्या प्रभाव हो सकता है, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग भी जीत जाते हैं। रामविलास पासवान जी की पार्टी, जो उनका बेटा चला रहे हैं, उनके लोग जीत जाते हैं। तो वो सारा तो, लेकिन बीजेपी के लिए मुझे लगता है बावजूद इसके कि बहुत सारा खर्च करने के बाद भी, इतना इतना फोर्स लगाने के बाद भी, मोदी जी गए, अमित शाह गए, नड्डा साहब गए, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी मुझे लगता है कि जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाई है। बल्कि जो वहाँ के पहले से रीजनल पार्टियां थी या जो और लोग थे, उनको तोड़ फोड़ करके, उनको अपने साथ करके, उनको एक चुनावी माहौल बना करके जीत तो हासिल कर दी, जिसको कह सकते हैं जीत, लेकिन उनकी सीटें कम हुई। अब स्टालिन वाली जो बात है, देखिए ये पूरे विपक्ष को ये समझ में आ रहा है कि अगर हम मिल करके नहीं लड़ते, एक तो बता रहे थे कि जो वहाँ पे जो सीट जीती है बंगाल में, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ अलग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी को। खैर वो अभी बातें आनी है। लेकिन स्टालिन ने जो जो किया है, स्टालिन मुझे लगता है एक इम्पॉर्टेंट धड़ा हो सकते हैं, जो विपक्ष को एक करने में शायद कुछ हेल्प कर पाए, क्योंकि दक्षिण के और जो लोग हैं, खासकर तेलंगाना के जो है, उनका भी योगदान हो सकता है। अब एक बात और जो महत्वपूर्ण मुझे लगती है, मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं।
देखिए, इतने सालों में मुसलमानों को ये समझ में आ गया है, मुस्लिम वोट को, कि राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी से लड़ सकती है, और बीजेपी जिस तरह का एक धर्म के खिलाफ, या कहिए कि धर्म को लेकर के जो नफरत का भाव खड़ा कर दिया है, उसको कम करने का काम कांग्रेस कर सकती है। ये मुसलमानों को समझ में आ रहा है। मुसलमानों की ही बात मैं करूं, मैं कहूं कि जो लोग चाहते हैं कि संविधान बचे, संवैधानिक संस्थाएं बचे, वो लोग भी उनको भी लग रहा है कि नहीं, बीजेपी को जाना चाहिए। और बीजेपी, मोदी जी ने जिस तरह से जिसे मैं बम्बई में हूं, तो मैं कहूं कि टीवी सीरियल जब बनाए जाते हैं तो पहले के टीवी सीरियल अलग होते हैं। आज करके टीवी सीरियल में हर एपिसोड में कुछ एक धमाका करना होता है। तो मोदी जी ने वही एक एजेंडा पकड़ा हुआ कि हर बार कुछ ना कुछ धमाका करते हैं। न्यूज चैनलों को वो टीआरपी देने के लिए एकदम खड़े रहते हैं कि कुछ ऐसा दे दो कि फिर पब्लिक जो है उस तरह से खड़ी हो जाए, देखने लगे। और उनके चैनल जो है, नोएडा चैनल जिसको कहा शीतल भाई ने, जिसको गोदी मीडिया सब कहते हैं, तो उनका तो एजेंडा ही वही है। और वो धूम मचा रहे हैं कि कांग्रेस हारी, बीजेपी जीती और फिर से ये हो जाएगा, वो सारा अपना है। लेकिन वो जो मोदी जी ने एक और जो अभी जुमला फेंका है, जुमला ही कहिए उसको, कि बेईमान कहते हैं मर जा मोदी, देश कहता है मत जा मोदी। तो ये जो महाराष्ट्र की जनता भी जो है वो मत जा मोदी नहीं कह रही है। यहाँ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ बीजेपी बड़ी बुरी हालत में, शिंदे को तोड़ फोड़ कर देने के बाद भी तमाम तरीके से, चाहे खोखे की बात करें, मतलब करोड़ों रुपए देने की बात करें, या बाकी तरीके से जिस तरह से हुआ है। लेकिन एक उम्मीद और बंध रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से संज्ञान लिया है मैटर को, चुनाव आयोग को ठीक करने के लिए जो कानून जिस बनाने जो जो उन्होंने अपना दिया है डिसीजन, और उसके अलावा जो बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और लग रहा है लोगों को कि जो है, जो इस बार जो चुनाव आयोग, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो जो डिसीजन देगा, शायद एक बढ़िया डिसीजन आएगा। पिछली बार जो डिसीजन आए थे उसमें कई सारी गड़बड़ियां थी। तो उससे एक बना है माहौल कि शायद बीजेपी अपने तरीके से जो पैसे के बल पे जो एजेंसियां हैं उनके दम पे जो धमकाने का और लालच देकर के अपने वश में करने का काम करती है, शायद इस बार नहीं हो पाए। और जनता भी ऊब चुकी, पब्लिक ऊब चुकी। ये मैं यहाँ भी देखता हूँ कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, सारी चीजें एक जगह जाके केंद्रित हो गई है मंदिर मस्जिद के आसपास। तो मंदिर मस्जिद से लोगों का मोह जो है, मुझे लगता है टूट रहा है, और जनता भी चाह रही है कि संवैधानिक संस्थाएं काम करें, संविधान अपना असर दिखाए। तो मुझे लगता है उसका नुकसान होगा। लेकिन एक और बात है कि कांग्रेस पार्टी को अभी खड़ा होना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी अभी उस तरह से नहीं काम कर पा रही है जिस तरह से उसमें जो ताकत दिखनी चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ रही है। संगठन के स्तर पर वो बात नहीं बन रही है। बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा से एक माहौल बना है और राहुल गांधी नेता के तौर पे उभरे हैं, लेकिन अभी भी चुनावी जीत एक उस तरह से हासिल हो जाइए, मुझे यहाँ से दिखाई नहीं पड़ रहा। हालांकि महाविकास आघाड़ी बड़ी ताकतवर स्थिति में है, लेकिन उनके आंतरिक कलह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं। वो हैं, उसको कैसे समेटेंगे वो उन लोगों को बैठ करके देखना पड़ेगा। जी भाई साहब। जी धनंजय जी, एक थोड़ा प्रश्न फिर से मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं, क्योंकि ये विपक्षी एकता की भी कई बात आ रही है। आप बंबई बैठे हैं, आप सबसे, हम लोगों में सबसे ठीक स्थिति में बताने के, ये जो अरविंद केजरीवाल सबको लेके गए थे उद्धव ठाकरे के घर, उसका विपक्षी एकता से कोई लेना देना है? मतलब वो ये क्या था? वो वापस आके बोले भी कि हम तो शिवसेना के साथ हमारा चुनावी गठबंधन होने जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। ये क्या एक्सरसाइज थी? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो आने के पीछे एक वजह थी कि जिसको भी डिस्कवर नहीं किया है सब लोगों ने, खास करके चर्चाओं में उस तरह से नहीं है। जो शिवसेना ने जिस तरह के हिंदुत्व अब तक रहा था कि बीजेपी हिंदुत्व का ठेका लेती है, कि वही हिंदू पार्टी को, वो हिंदू धर्म को संभाल रही है, वही हिंदू धर्म के बारे में डिसीजन देगी, ऐसा लगता रहा। लेकिन ये जो शिवसेना है वो उससे इतर होकर के उसने कहा कि हिंदुत्व अलग है। और अब केजरीवाल को देखिए तो केजरीवाल भी वही करते नजर आते हैं। तो ये दोनों कहीं एक पिच पे आते हैं जहां पे बीजेपी से अलग होते हैं, और बीजेपी को लगता है कि ये जो हमको काउंटर कर रहे हैं, और इन दोनों को भी लगता है कि अगर हम दोनों मिलते हैं तो कुछ नई बात हो सकती है। ऐसा मुझे इसमें समझ में आ रहा है। अब साथ साथ ये है कि जो बीजेपी ने ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इनका, सिसोदिया जी का, उसके बाद ही हुआ है, नहीं तो जेल शायद नहीं जाते। वो भी एक है कि बुरी तरह से
धमका दिया गया है आपको कि आप अगर कुछ सोचोगे तो आप पे भी कीचड़ हम उछाल देंगे। और एक जो है कि भ्रष्टाचार के मामले में हमेशा हम कहते हैं कि हमाम में सब नंगे। तो भ्रष्टाचार एक ऐसा इशू बन गया है कि आप चाहे वो बिहार की पार्टी पे जिक्र करिए या कहीं की पार्टी पे जिक्र कीजिए, भ्रष्टाचार में सबके सर पैर हाथ सब सने हुए हैं। और कोई इस स्थिति में नहीं है कि अगर जांच एजेंसियां अगर ईमानदारी से जांच करने आएगी तो वो जेल नहीं जाएंगे। अब जांच एजेंसियों के साथ जो दबाव बना करके जो सत्ता में लोग हैं अपने तरीके से चीजों को खेलते हैं। समझिए मैं बिहार की बात करूं अगर यहाँ से ले जा करके कि बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं कर पाए तो इसलिए कि नीतीश कुमार भी वो सारे तमाम हथगंडे जानते हैं। और बीजेपी या मोदी जिस तरह से चीजों को हैंडल करते हैं नीतीश कुमार उसमें इनसे ज्यादा माहिर है। और बीजेपी के वहां के जो स्थानीय नेता हैं बहुत बुरी तरह से भ्रष्टाचार में धंसे हुए हैं, कहिए कि पूरी पार्टी धंसी हुई है भ्रष्टाचार में। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जब तक जो है चुनाव आयोग में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो तो है ही, लेकिन जब तक चुनाव प्रक्रिया हमारी बदली नहीं जाएगी। आज देखिए कितना बजट है, एक सामान्य सा व्यक्ति क्या चुनाव लड़ सकता है। एमपी का चुनाव लड़ने के लिए महाराष्ट्र में शहरों में समझिए 15-15, 20-20 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। विधायक का चुनाव लड़ने के लिए 5-5 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। क्या 5 करोड़ खर्च करके या 15 करोड़ खर्च करके वो अगर 50 और 75 और 100 करोड़ नहीं बनाएंगे तो वो कैसे काम करेंगे। तो भ्रष्टाचार इस हद तक भरा हुआ है और हम जनता भी मान चुके हैं कि अरे यार भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो कैसे गड़बड़ ये जो होगा, तो हम घूस देने में मास्टर हो गए, घूस देने लगते हैं। तो ये कौन ये उठाएगा, ये गंगा जल हाथ में लेगा और कहेगा कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, वो देखने वाली बात है। और मुझे लगता है जब तक चुनाव सुधार नहीं होता है और ये जो चाल चरित्र और चेहरा, देखिए दोनों में एक समानता देखिए बीजेपी और केजरीवाल। बीजेपी लेकर के आई चाल चरित्र और चेहरा। चाल चरित्र और चेहरा क्या है ये मोदी जी ने खोल करके बता दिया। अभी भी मोदी जी नारे भले अलग लगा रहे हैं लेकिन चाल चेहरा चरित्र तीनों बड़ा विद्रूप दिखाई पड़ रहा है। सेम जो है केजरीवाल ने कहा कि हम जो है राजनीति को बदलने आए हैं। अब राजनीति को किस तरह से बदला वो हम देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सारी गड़बड़ स्थिति है और जनता में एक निराशा का भाव है। और लग रहा है कि कांग्रेस कम से कम ठीक है यार, कांग्रेस के समय में चीजें थी लेकिन कांग्रेस ने बहुत सारी अच्छी चीजें की। राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करें, राइट टू एजुकेशन की बात करें, लैंड एक्विजिशन एक्ट की बात करें, ऐसे ढेर सारी चीजें हैं जहां कांग्रेस ने तमाम चीजों के बाद भी कुछ बेहतरीन काम किया। जहां संविधान भी बचता है, जहां 12 बाकी सारी चीजें होती है तो पर्दे में चीजें रहती थी। इस पार्टी ने चाहे केजरीवाल हो चाहे मोदी जी हो, इसने सारा खोल दिया। और अब शिवसेना जो जिस तरह की पार्टी है, खास करके उद्धव ठाकरे जिस तरह से उभर के आए हैं, उद्धव ठाकरे को मैं बहुत पहले से अलग जानता रहा हूं, तो उद्धव ठाकरे उस तरीके के व्यक्ति नहीं है जिस तरह के घाघ लोग राजनीति में काम कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि संवेदनशील व्यक्ति, वो उस तरह से तोड़ जोड़ काट फाट नहीं कर सकते। नहीं तो शिवसेना का जो इतिहास रहा आप सब जानते रहे हैं कि शिवसेना से विद्रोह का मतलब होता है सड़क पे उतर जाएंगे लोग और पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसका बेनिफिट इनको मिला है कि एक जो है भाव आया है, एक संवेदना का भाव आया है इनके प्रति। और जो है मुसलमानों में भी अच्छे इनके भाव बने। ये मुस्लिम भी कह रहे हैं कि 2.5 साल इनका शासन रहा और बेहतरीन शासन रहा, कहीं किसी को कोई शिकायत नहीं हुई शिवसेना से। लेकिन मेरा मूल प्रश्न है जो सारी पॉलिटिकल पार्टियों से कि वो जब तक आप जो है चुनावी सुधार पे बात नहीं करेंगे, चुनाव का बजट कम नहीं करेंगे, तब तक आप भ्रष्टाचार पे जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। और भ्रष्टाचार आपके एजेंडे में कहीं नहीं है, किसी का चेहरा साफ नहीं है, किसी के कपड़े साफ नहीं है, सब नंगे। जी जी, मैं चलते चलते अब बंद करने से पहले एक धनंजय आपकी बात कह दूं। ये तो आप बोल रहे थे 15 करोड़ या 5 करोड़, जो ऑफिशियली भी जो लिमिट है, जो सरकार कहती है कि इतना आप खर्च कर सकते हैं, वो एमएलए के चुनाव में 40 लाख, एमपी में 95 लाख। इस देश के कितने लोग 95 लाख जीवन भर कमा पाएंगे भाई? वो शायद 1 या 2% ज्यादा। मतलब जो मैं कह रहा हूं कि जो ऑफिशियल लिमिट भी है वो भी कौन आम आदमी जाके 95 लाख रुपया खर्च कर पाएगा? या जितने लोग हम ही लोग बैठे हैं इसमें से कौन इलेक्शन? और ये इसको और समझिए भाई साहब, एक और लाइन बोल ही देता हूं कि समझिए हमारे मैं गांव में था, मुखिया का चुनाव हो रहा था। मुखिया के चुनाव में 50-50 लाख एक एक कैंडिडेट ने खर्च किया। बताइए मुखिया के चुनाव में जहां 3 या 4 गांव होते हैं 50 लाख रुपए खर्च करेंगे। और एक और लास्ट बात
कि देखिए अब अभी इतना सोशल मीडिया का जमाना है, पन्ना बूथ है, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, बसों में भर के लोगों को लाते हैं, क्यों ला रहे हैं? ये सब चीजें ठीक की जा सकती है। जी